जो भी सवाल करेगा उन सब के साथ ऐसी स्थितियां आएंगी। आप समझ रहे हैं ना? तो इसलिए संजय सिंह को बाहर किया जा रहा है। सवाल यह है कि आप संजय सिंह को बाहर करके क्या कर सकते हैं? आपको संसद का कायदा कानून मालूम है? अभी जो अविश्वास प्रस्ताव आया है, मैं जानता हूं कि सरकार नहीं गिरेगी, नरेंद्र मोदी की सरकार का बहुमत है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के बाद नरेंद्र मोदी को संसद में कुछ तो बोलना पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से बेबाकी से कहना चाहता हूं, यह जमूरा है किसका? किसका लिखा हुआ भेजता है, किसका लिखा हुआ पढ़ता है? वो इसका लेखक कौन है जिसने अभी तक लिख करके नहीं दिया कि तुमको बोलना है? आप समझ रहे हैं? और भाई आप बोलेंगे क्या? बोलेंगे कैसे? मैं आपको बताना चाहता हूं, इम्फाल में जो पुलिस ट्रेनिंग केंद्र है, प्रशिक्षण केंद्र है, वहां के सारे हथियार इन्होंने अपने ही गुंडे, भाजपा के गुंडों को सौंप दिए, आरएसएस के गुंडों को सौंप दिए। वहां पर जो 7वीं 8वीं बटालियन के हथियार हैं वो सारे के सारे उनके हवाले कर दिए। सर, यहाँ पे एक जरूरी सवाल है, भाजपा आरएसएस पे जो आरोप लगा रहे हैं आप, ये ऐसा करना क्यों चाहते हैं? देश को विभाजन की राजनीति ये लोग क्यों करते हैं? इनको क्या इससे मिलता है? अच्छा, जो आपका सवाल है, आप विभाजन, इनकी राजनीति जो रोटियां हैं वो लाशों पर ही पनपती हैं, लाशों पर ही इनकी राजनीति चलती और बढ़ती है। ये जो आप कह रहे हैं ना सवाल, इसमें इसको लाओ मत, एक जगह कैसे रखो, ये आप समझ रहे हैं? हो ये रहा है कि इनकी राजनीति का आप विकास देखिए। अगर ये देश के अंदर नफरत फैलाना बंद कर दें, ये हिंदू मुसलमान करना बंद कर दें, ये भारत पाकिस्तान बोलना बंद कर दें, ये छोटे बड़ी जात छुआछूत का मामले का बंद कर दें, मैं आपको दावे से कह सकता हूं, अगर ये नफरत फैलाना बंद कर देंगे तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस का जो सरकार है, पार्टी है, ये दहाई का आंकड़े पर सिमट जाएगा। दहाई का सिर्फ, आप समझो, पहले दहाई के आंकड़े पर। इसलिए इनकी मजबूरी है और इनका इतिहास है। देखो ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए, गुजरात में गोधरा का कांड आपको मालूम है। गोधरा कांड में आपने देखा किस तरीके से पहले कार सेवकों को जलाया गया, कार सेवकों को जलाने के बाद किस तरीके से गुजरात को जलाया गया, और दुनिया जानती है कि आज की तारीख में गुजरात की क्या स्थिति है। भाजपा वहाँ कायम हो गई। नॉर्थ ईस्ट के विषय में नरेंद्र मोदी दावा करते थे कि साहब सब सरकारें अनदेखी करती थी। अरे भाई, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, यदि नरेंद्र मोदी हमारे देश की माँ बहनों का सम्मान करता तो जैसे ही वह महिलाएं नग्न की गई थी, पुलिस की हिरासत में थी, वो कहीं ऐसे थे, हिरासत में नहीं, पुलिस की सुरक्षा में थी, मणिपुर की पुलिस सुरक्षा में, और जिनको ले जाया गया उनमें एक सूबेदार की पत्नी थी और नग्न किया गया। नरेंद्र मोदी महिलाओं का सम्मान करता तो तत्काल कुछ बोलते। आपको पता है, उसका भाई बचाने आया लड़की का, 21 साल की लड़की का, उसको वहीं गोली मार दी गई। नरेंद्र मोदी पहला सवाल ये करता, क्या कारण है जब पुलिस की सुरक्षा में थे और उन्हें 800,000 गुंडे भाजपाई लेकर लूट के ले गए, तो उनको बचाने के लिए और पुलिस क्यों नहीं बुलाई गई? और फिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? लोगों के अपहरण की, बलात्कार की, नंगे परेड करने की मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया? नरेंद्र मोदी का बार बार जिक्र करें, नरेंद्र मोदी ने अभी 2 दिन पहले विपक्षी एकता में जो इंडिया नाम दिया गया है, इंडिया के बारे में उन्होंने कहा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था, इंडियन मुजाहिदीन में इंडिया था, पीएफआई में इंडिया था, और आज एक बीजेपी के सांसद ने कहा है कि इंडिया तो ब्रिटिशर शब्द है, इंडिया को हटा देना चाहिए। देखिए, आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, इंडिया को कहाँ से इंडिया को हटाएंगे? आपको बताना चाहता हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, असल मामला ये नहीं है। अभी तो ये बच्चे के नाखून दिख रहे हैं, अलायंस का नाम दिखा, नाम एक इंडिया नाम होने से अलायंस का जो डेमोक्रेटिक नाम है, आपको बताना चाहता हूँ, उससे इनके तोते उड़ गए। अभी तो आपको अगला पड़ाव बताता हूँ। मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, राहुल की रणनीति बहुत कुशल है। मैं पहले नरेंद्र मोदी तय करता था खेल क्या खेला जाएगा, खेल के नियम क्या होंगे, खेल कब खेला जाएगा। अब राहुल गांधी तय करता है। राहुल गांधी अमेरिका जाता था, पीछे से मोदी भी जाते हैं। राहुल गांधी दिल्ली विश्वविद्यालय जाता है तो मोदी भी जाते हैं। अभी आपको मैं बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया एक बड़ा काम करने वाला है, और वो काम क्या होगा कि इंडिया
कि जीत के बाद देश के किसानों को, महिलाओं को, आदिवासियों को, मछुआरों को, बेरोजगारों को, भूमिहीनों को क्या क्या सौगात मिलने वाली है। और ये होने वाला है कि देश की महिलाओं के सम्मान के लिए क्या क्या होने वाला है। ये मंदिर मस्जिद का मामला, ये हिंदू मुसलमान का मामला अब नहीं चलने वाला। मैं नहीं कह रहा हूँ। ऑब्जर्वर एक अखबार है, उसमें एक संपादक ने लिखा है, बड़ा आर्टिकल एक लिखा है, उसमें लिखा अब ना हिंदुत्व चलेगा और ना हिंदू मुसलमान चलेगा, ना नरेंद्र मोदी का चेहरा चलेगा। कर्नाटक का आपके सामने है, 66% वो सीटें चुनाव हारी गई है भाजपा के द्वारा जिसमें नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ था। आप कांग्रेस की और राहुल गांधी की इतना बखान करें, लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विपक्ष ऐसा दिशाहीन विपक्ष मैंने आज तक देखा ही नहीं। देखिए, मुझे लगता है आप समझ लो, पहले जब हम बात करते हैं, मैंने धरती पर ऐसा नालायक, ऐसा डरपोक, ऐसा कायर प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा जो अपने ही देश की एक राज्य के मसले पर डबल इंजन की सरकार होते हुए वहाँ के जो बुरे हाल है आदिवासियों की महिलाओं के साथ बलात्कार, नंगे करके उनके परेड करवा देना, उसमें सेना के सूबेदार की पत्नी को नग्न करा देना, इस पर मुंह न खोलने वाला कायर डरपोक मैंने धरती पर आज तक नहीं देखा है इस प्रकार का। और मैं फिर कहना चाहता हूं गंभीरता के साथ, नरेंद्र मोदी ने इस समय हमारे देश के संविधान की आत्मा की हत्या कर दी, हमारे देश में महिला सम्मान की हत्या कर दी, लोकतंत्र की हत्या कर दी, इंसानियत की हत्या कर दी, मानवता की हत्या कर दी। मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, ऐसी व्यवस्था पर यदि कोई थूकेगा तो थूक गंदा हो जाएगा, थूक भी गंदा हो जाएगा, थूक भी नहीं सकते हैं। इस प्रकार की घिनौनी व्यवस्था कर दी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने जब वो वीडियो का बंक किया वीडियो देखा, अंदर तक मैं टूट गया। अरे गोरिल्ला युग में ले गया, गोरिल्ला युग की तरफ आज हमारा लोकतंत्र है। ये आपको पता है कि कुकी आदिवासी तड़प रहे हैं कि कैसे हम बचेंगे। बीरेन सिंह के राज में असम राइफल ने कहा, जो वहाँ इम्फाल में रह रहे थे, 3 मई के बाद की बात कर रहा हूँ, उनसे कहा गया कि भाई हम आपको नहीं बचा सकते, सेना कह रहे हम आपको नहीं बचा सकते, पुलिस कह रही हम आपको नहीं बचा सकते। नरेंद्र मोदी कहता मैं उनके साथ क्या हो रहा है मैं मुंह नहीं खोल सकता, और बीरेन सिंह मौन है। मैं फिर कहना चाहता हूं, शुरुआत में भले ही नरेंद्र मोदी संघ परिवार इसके साथ नहीं रहा होगा, लेकिन आज की तारीख में पूरे देश और दुनिया तक मैं कहना चाहता हूं, जहां तक मेरी बात जाए, कि 100% नरेंद्र मोदी और संघ की सरकार आदिवासियों के खिलाफ है, क्योंकि वो ये संदेश नहीं देना चाहती है कि इंडिया बन गया, और ऊपर से ये संदेश दे दे कि साहब मणिपुर में हिंदुओं के खिलाफ हो गई भाजपा, तो फिर क्या बचेगा। इसलिए दुनिया इधर की उधर हो जाए, जितना मर्जी बर्बादी तबाही हो जाए, कुछ भी हो जाए। आज आपने देखा, सेपरेट स्टेट इज ओनली सॉल्यूशन, इस स्लोगन लेकर के मणिपुर के आदिवासी जंतर मंतर पर डटे। क्यों? क्योंकि उनको समझ आ गया है कि पुलिस उनकी हिफाजत नहीं कर सकती है, सेना नहीं बचा पा रही है, असम राइफल नहीं बचा पा रही है। और मैं गलत नहीं हूं तो सुप्रीम कोर्ट भी लाचार है, और संसद में जो आपने कहा संजय सिंह को बाहर कर दिया, ऐसे मुझे लगता है जो भी सांसद प्रखरता से और को जोर से उठाना चाहेगा उन सबको उठा के बाहर कर दिया जाएगा। तो सांसद भी लाचार हैं, संसद भी लाचार है, सुप्रीम कोर्ट भी लाचार है, देश की सेना भी लाचार है, पत्रकार भी लाचार हैं, और मणिपुर के आदिवासी परिवार भी लाचार है। सर, मोदी जी कहते हैं राजस्थान की रैली में कि इंडिया जो है भ्रष्टाचारियों, कुकर्मियों, धर्मियों का पार्टी है। देखिए, अब आगे भाई आप एक बात बताइए, वो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे देश के अंदर लाहौर में देश की आज़ादी के टाइम पर एक प्रस्ताव पास हुआ कि सब तिरंगा रैली निकालेंगे। तो सबसे पहले तिरंगा द्रोही था, उसका नाम है हेगड़ेवार। डॉक्टर हेगड़ेवार ने कहा नहीं, हम भगवा रंग लेके चलेंगे। तिरंगा का विरोध किसी ने किया? धरती पर आरएसएस के मुखिया ने। 1931 में मैसूर के राजा ने तिरंगाधारी 40 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या की। ये जो है कायर सावरकर ने मैसूर के राजा को प्रशस्ति पत्र लिखा। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हमारे देश में पहले कपड़े की कमी थी, जब कपड़े की पूर्ति हो गई, कपड़े की पूर्ति होने के बाद कपड़ों की होली जलाने का काम गांधी जी की अपील पर हो रहा था, तो भारत छोड़ो आंदोलन। तब डिप्टी मुख्यमंत्री था कौन?
श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसने गोरों से और सेना मांगी देश की आज़ादी के दीवानों को कत्ल करने के लिए। आपको समझ आया? आपको बता दूं, जो ये कपड़े पहनते हैं, काली टोपी और कमीज और निक्कर, वो हमारा नहीं है, वो मुसोली का है। तो पहले आप ये बताइए, और मैं आपको बता दूं, एक दिन हमारे देश के संघ प्रमुख ने कहा कि मुझे धर्म में कोई कमी नज़र नहीं आती है। मैंने तत्काल एक जवाब लिखा, जिसका डीएनए भारत के ब्राह्मण से दलित तक किसी से मैच न करता हो, और वो उनका ठेकेदार बन जाए, संघ प्रमुख बन जाए, है ना, हिंदू प्रमुख बन जाए, तो उसको कमी कैसे नजर आएगी? उसको कमी कैसे नजर आएगी? इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये जो आप बात कर रहे हैं, इनका डीएनए भी सुनो, इनका डीएनए भी इस देश के लायक, सुनो, इस देश के साथ मैच नहीं करता है। ये तो कंपनियों के, जब देश आज़ादी की जंग में था तो ये कंपनी के संग में थे। आज देश पूरा आदिवासियों के साथ है, ये भाजपाई आरएसएस के उन गुंडों के साथ है जिनके हवाले इन्होंने मणिपुर पुलिस की 5000 राइफल, लाइट मशीन गन और गोलियां सौंप दी हैं। और इसलिए, और तीसरी बात, देश मन बना चुका है। क्या मन बना चुका है? देश ने एनडीए की विदाई का और इंडिया की विजय का मन बना लिया। रैली में कह दिए, राजस्थान की रैली में चौड़े होकर कि 2024 में मोदी जी आ रहे हैं, बीजेपी फुल बहुमत। अरे भाई, आप एक बात बताइए, उस आदमी ने संसद में छाती ठोका, सुनो, उस आदमी ने मध्य प्रदेश छाती ठोकी और कहा कि मैं हूँ संसद में, कहा एक अकेला सब पर भारी। हमने सुना अभी तक 36-38 दल हो गए, क्योंकि उनके साथ में अलायंस में अभी ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स वाले हैं, ये सब भी छापा छुपा मार के, मुझे लगता है उनके अलायंस में संख्या बढ़ सकती है। लेकिन देशवासी मन बना चुके हैं, इस समय मोदी और संघ की परिवार का जाना तय है, और इस समय इंडिया के अलायंस का आना भी तय है। अलायंस में कौन बनेगा प्रधानमंत्री सर? देखिए, जो आपने ये सवाल किया वो अलायंस के लोग तय करेंगे, मैं अलायंस का कार्यकर्ता नहीं हूँ। बिना चेहरे का कैसे? नहीं, कैसे, एक मिनट, ये कैसे कहा? अभी चुनाव डिक्लेयर होगा तो चेहरे पे होगा। अरे भाई, जब ब्याह करेंगे तो दूल्हा भी तैयार होता ना, तय करना पड़ता ना, दूल्हा तो तय करेंगे। ये तो सगाई हुई है ना, तय करेंगे दूल्हा।